तो हेडिंग डालेंगे हाउ टू अप्लाई मनी मार्केट हेजिंग यानी एमएमएच फॉर इंपोर्टर। हाउ टू अप्लाई एमएमएच यानी मनी मार्केट हेजिंग फॉर इंपोर्टर। तो आइएगा अपन जरा अब बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए ये एक पर्सन है जो इंपोर्टर है। ठीक है। इंपोर्टर वो पर्सन हो गया जिसने क्रेडिट पर कोई गुड्स क्या किया होगा, परचेस किया होगा। तो अगर मैं इंपोर्टर की बैलेंस शीट देखूंगा तो मुझे यहां पर दिखाई देगा फॉरेन करेंसी पेबल। फॉरेन करेंसी पेबल। ठीक है। मान लेते हैं इसे $1,05,000 का पेमेंट करना है इन 6 मंथ टाइम। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना। तो इंपोर्टर वो पर्सन हो गया जिसे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। अब पेमेंट करना है 6 महीने बाद। तो इंपोर्टर को एक रिस्क नजर आ रही है कि जब मैं पेमेंट करूंगा और अगर उस समय डॉलर महंगा हो गया तो मुझे $1,05,000 को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको इसको जो रिस्क नजर आ रही है वो डॉलर वैल्यू के इंक्रीज होने पर रिस्क लग रही है। इसको क्या लग रहा है कि यार डॉलर अगर महंगा हो गया तो मैं जब 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा और अपने अकाउंट को सेटल करूंगा तो मुझे डॉलर महंगा खरीदना पड़ेगा और नुकसान हो जाएगा। ये चाहता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना दे जिस स्ट्रेटेजी में उसे रेट के बढ़ने पर फायदा हो जाए। यहां पर यानी पेबल पर रेट के बढ़ने पर नुकसान होगा तो दूसरी तरफ उसे उसी करेंसी की रेट बढ़ने की वजह से फायदा हो जाए। तो इंपोर्टर की जो स्ट्रेटजी होगी वो हमेशा चलेगी, उसे एक फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसे फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा यानी डॉलर का इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के लिए। अब आप खुद सोच लो, अगर मान लो डॉलर की रेट बढ़ी तो आपको पेबल पर तो नुकसान होगा क्योंकि आपको डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर डॉलर की रेट बढ़ी तो आपको जब अपने डॉलर की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी तो उसको जब आप कन्वर्ट करवाओगे तो वो भी तो बढ़ी हुई रेट पर कन्वर्ट होगा। फिर देख लेना, डॉलर की रेट बढ़ी तो पेबल पर आपको नुकसान हो गया क्योंकि आपको महंगा डॉलर खरीदना पड़ गया। लेकिन इन द सेम टाइम एट द सेम टाइम डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू भी तो बढ़ी हुई रेट पर कन्वर्ट होगा। तो इस तरफ आपका नुकसान हो गया पेबल पर और उसके इस अपोजिट साइड में आपके पास एक फायदा आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे पास होता है स्ट्रेटेजी क्या बनाऊंगा। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है।
अगर मुझे पेबल की हेजिंग करनी है तो मुझे फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा। इंपोर्टर मस्ट क्रिएट फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट। फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट। नाउ द पॉइंट अराइज, इन्वेस्टमेंट कितने डॉलर का करूं, यानी एफडी बनवानी है, आप तो ऐसे समझ लो। तो एफडी कितने डॉलर की बनवाऊं, तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए मेरा। तो मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, समझ रहे हैं मेरी बात को। मुझे ये तो पता लग गया कि अगर मुझे पेबल को हेज करना है तो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेबल को हेज करने के लिए कितनी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट लूं, तो मुझे यहां पर वही रूल फॉलो करना है। लेट लेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स डॉलर। लीजिएगा, मैंने एक्स डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट द रेट 10% पर एनम। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की रेट 10% पर एनम है, तो मेरा 6 महीने का ब्याज बनेगा 0.05 एक्स डॉलर। तो अगर मैं एक्स डॉलर का इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे एक्स इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा और डॉलर भी मिलेंगे। तो मुझे टोटल मिला 1.05 एक्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू 1,05,000। इक्वेट कर दूंगा इसे किसके, मेरे पेबल के। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 105,000 डिवाइडेड बाय 1.05। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। और लॉजिकली भी आपका इन्वेस्टमेंट पेबल से थोड़ा कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस पर ब्याज भी कमाओगे। तो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस इन्वेस्टमेंट पर जब आप ब्याज जोड़ दो तो वो वैल्यू आपके पेबल के बिल्कुल बराबर आ जाए। तो मैंने उसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाला कि मुझे 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बताओ, क्लियर बिल्कुल यहां तक। पेबल को हेज करना है तो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है, ये तो मेरी स्ट्रेटेजी होगी। अब अगर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है तो पहले ये देखो कि इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट का करना है, मुझे कितने करेंसी का। फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए मुझे फॉरेन करेंसी कितनी अरेंज करनी है। मेरे पास 1 लाख डॉलर होने चाहिए, तभी मैं क्या कर सकूंगा, इन्वेस्टमेंट इन डॉलर बना सकूंगा। अब एक समस्या आ गई, अगर आपको डॉलर में एफडी बनवानी है तो डॉलर होने भी तो चाहिए। आपके पास डॉलर तो है ही नहीं, आपके पास अभी तो डॉलर है ही नहीं ना। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है। दिस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अरेंज होम करेंसी लोन टू परचेज
फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट एट स्पॉट रेट। बस यही स्टेप इंपोर्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और फिर उसके बाद अपन उसको अप्लाई करेंगे। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेने का काम पहले करना पड़ेगा, तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा होम करेंसी लोन, ताकि मैं 1 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकूं। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। कितने डॉलर चाहिए मुझे? 1 लाख डॉलर चाहिए, ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो उसके लिए अपनी होम करेंसी में लोन लूंगा, स्पॉट रेट पर उसे इस तरह से लोन लूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट स्पॉट रेट पर खरीद पाऊं। मान लीजिए आपको स्पॉट रेट दी हुई है, $1 बराबर ₹48.5250/75। अब जरा सोचो, थोड़ा सा सोचना है बस अब आपको। मुझे क्या करना है? रूपी में लोन लेना है, और रूपी में लोन लेने के बाद डॉलर परचेस करने हैं, ताकि मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर पाऊं, ताकि मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर पाऊं। दो काम एक साथ होंगे यहां। सबसे पहले आप रुपी का लोन लोगे, तो इतना लोन लेना कि जब उस लोन अमाउंट से डॉलर कन्वर्ट करवाओ, तो आपके पास 1 लाख डॉलर आ जाए। इतना लोन लेना कि जब उस लोन को आप डॉलर में कन्वर्ट करवाओ, तो आपके पास 1 लाख डॉलर आ जाए, क्योंकि आपको 1 लाख डॉलर की एफडी बनवानी है, या 1 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट दे रखी है रुपी की, 12% पर है ना। बस यही स्टेप समझनी है, लोन अमाउंट निकालना समझना है, और फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो आपकी एमएमएच की स्टेप नॉर्मली चलेंगी। और अब लोन अमाउंट को निकालो। तो लोन अमाउंट को कैसे निकालूंगा अब मैं, बताओ। मुझे कितने डॉलर चाहिए? 1 लाख डॉलर। मुझे चाहिए 1 लाख डॉलर। अब जरा सोचना, अगर मुझे 1 लाख डॉलर खरीदने बैंक के पास जाऊंगा, तो बैंक मुझसे आस्क रेट पर डॉलर मुझे देगा। पॉइंट समझ आ रहा है? मुझे डॉलर चाहिए ताकि मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट बना सकूं। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर मुझे डॉलर चाहिए, तो क्या होगा बताओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एफडी अगर डॉलर में बनवानी है, तो बैंक मुझे डॉलर बेचेगा। तो बताओ, अगर बैंक मुझे डॉलर बेचेगा, तो बैंक कौन सी रेट लगाएगा?
48.5275, 48.5275। अब मुझे ध्यान से सुनोगे बिल्कुल, $1 के लिए मुझे अरेंज करने के लिए चाहिए 48.5275 रुपी। बताओ, अगर मुझे $1 लाख चाहिए तो कितने रुपए का लोन उठाऊं कि जब इस रेट पर कन्वर्ट करूं तो मेरे पास $1 लाख आ जाए। तो इससे मैं अपना क्या निकाल पाऊंगा, लोन अमाउंट निकाल पाऊंगा। इससे मैं अपना लोन अमाउंट निकाल पाऊंगा। ऐसे समझो, मेरा लोन अमाउंट होगा मान लो ₹X का, लेकिन जब ये रुपए का लोन लेकर इसे 48.5275 पर कन्वर्ट करूंगा तो ये बराबर में आ जाना चाहिए $1 लाख के, ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। क्योंकि मैं लोन लूंगा और लोन को डॉलर में कन्वर्ट करवाऊंगा, तो रुपी लोन लेकर इस रेट पर कन्वर्ट करवाऊंगा कि इतना डॉलर का एफडी मेरे पास आ जाए। तो लोन हो गया 48.5275 इंटू 1 लाख। अगर मैं 48,52,750 रुपए का लोन ले लूं तो मैं आसानी से $1 लाख की एफडी बनवा पाऊंगा। तो मेरी 1 लाख की एफडी बनवाने के लिए मुझे इतने रुपए का क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। बताओ क्या ये बात समझ आई, क्योंकि स्टेप्स लोन से चालू होंगी इस बार। ये पहले आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, तब जाकर आप इंपोर्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब मेरे पास लोन आ गया, तो अब मैं अपनी स्टेप्स को फॉलो कर सकता हूं। अब देखिएगा मैं स्टेप्स कैसे लगाऊंगा। मेरी बात फिर सुन लेना, स्टेप्स इस बार अलग तरीके से बनेंगी। ये वर्किंग पहले लिखनी है, 3 बातें। स्ट्रेटेजी लिख लो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लो, और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अरेंज करने के लिए लोन कितना लेना है ये निकाल लो। उसके बाद हम अपनी नॉर्मल स्टेप्स लगा सकते हैं। आइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। स्ट्रेटेजी बनाओ, तो स्ट्रेटेजी तो फिक्स्ड है कि इंपोर्टर को एक फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सबसे पहले आपको निकालना है, और फिर ये निकालना है कि उतना इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए आपको लोन कितना अरेंज करना है। बस ये 2 चीजें निकालनी है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका क्या होना चाहिए, और इस इन्वेस्टमेंट को अरेंज करने का लोन अमाउंट आपका क्या होना चाहिए। बस उसके बाद तो आपकी स्ट्रेटेजी अरेंज हो गई। देखो कैसे, मैं स्टेप बाय स्टेप अब आपको बताता हूं। स्टेप्स फॉर एमएमएच। स्टेप 1, क्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर इंपोर्टर।
सबसे पहली स्टेप में हम स्ट्रेटेजी लिख देंगे इंपोर्टर की, दैट इज मस्ट क्रिएट फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट। मस्ट क्रिएट फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। नाउ स्टेप 2, अब हमारे पास स्टेप 2 क्या रहेगी देखिएगा। ओब्टेन होम करेंसी लोन, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो वर्किंग में। ओब्टेन होम करेंसी लोन एंड convert loan amount and convert loan amount into foreign currency investment। using spot rate। आपने उल्टी वर्किंग चालू की, बट स्टेप यहां से चालू होंगी आपकी। लोन अमाउंट तक निकालने के बाद आप अपनी स्टेप को स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोन अमाउंट निकाल लेंगे और लोन अमाउंट को कन्वर्ट कर देंगे स्पॉट रेट का यूज करके इन्वेस्टमेंट पर। तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हम चले इधर से ही थे, तो वापस रिवर्स चलते हुए हमें स्टेप लिखनी है। स्टेप 3, डिपोजिट फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट फॉर सेम पीरियड एट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट पर हमारा वो इंटरेस्ट आ जाएगा। सेम पीरियड मतलब जो हमारा पेबल का पीरियड है, वही पीरियड हमारा किसका रहेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट का रहेगा, और हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया। नाउ ऑन ड्यू डेट रियलाइजेशन फ्रॉम फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट। अब मुझे फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट से रियलाइजेशन होगा एंड सेटल फॉरेन करेंसी पेबल। क्योंकि आज दोनों की ड्यू डेट है, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे।
फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट से मेरा रियलाइजेशन एग्जैक्टली उतना ही आ जाएगा जितने मेरे फॉरेन करेंसी के पेबल हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट से फॉरेन करेंसी रियलाइज करूंगा और वही फॉरेन करेंसी ले जाकर मैं क्या कर दूंगा, अपने क्रेडिटर को दे दूंगा। और आज ही मैंने जो होम करेंसी लोन लिया था उसकी भी रीपेमेंट डेट है। रीपे होम करेंसी लोन विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। एंड हेंस कैश आउटफ्लो अंडर एमएमएच। कैश आउटफ्लो अंडर एमएमएच इज इक्वल टू रीपेमेंट ऑफ लोन विथ इंटरेस्ट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा कैश आउटफ्लो जो आएगा एमएमएच में, वो आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन विथ इंटरेस्ट के बराबर, जिसको मैं फॉरवर्ड या नो हेजिंग किसी भी टेक्निक से कंपेयर कर लूंगा। तो दीज आर दी स्टेप्स फॉर एमएमएच फॉर इम्पोर्टर। बस यहां थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा करनी है। पहले आपको ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और लोन अमाउंट। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टेप्स लिखना स्टार्ट करूंगा। प्रैक्टिकली अभी करवाता हूं मैं आपको क्वेश्चन, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसे मेरी वर्किंग चलेगी। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 39 निकालेंगे आप, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, ये क्या बोल रहा है। एन इंडियन कंपनी हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ टू लंदन बेस्ड इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड रिक्वायर्ड टू पे जीबीपी 50,000 इन 3 मंथ। आइएगा, ये एक इंडियन कंपनी है जिसने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज ली हैं। तो इसकी बुक्स में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जीबीपी 50,000 का। तो फॉरेन करेंसी पेबल जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो मुझे इमीडिएटली एज अ स्ट्रेटजी फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट यानी जीबीपी में। तो आइए मैं यहां पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट।
लेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स जीबीपी। बताइए, मैंने एक्स जीबीपी का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ निकाल दो। तो एक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, जीबीपी की डिपॉजिट रेट दे रखी है 6% पर एनम। तो मेरा 3 महीने का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। जीरो 5x। तो यानी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा 1.015x, विच मस्ट बी इक्वल टू 50,000। तो दिस विल बी द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ये आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 1.015, 49,261.08 जीबीपी। बोलो, यहां तक की बात समझ आ गई है? यहीं पर एक और वर्किंग कर लो अब। अगर इतने जीबीपी चाहिए तो होम करेंसी लोन कितना लेना पड़ेगा? लोन इन होम करेंसी, लोन इन होम करेंसी। आओ, अब नॉर्मली सोचो, मुझे इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए जीबीपी खरीदने हैं, तो बैंक मुझे जीबीपी बेचेगा। बैंक मुझे जीबीपी बेचेगा और जीबीपी ही बेस करेंसी है, तो आस्क रेट पर जीबीपी मिल जाएंगे। तो 1 जीबीपी इज इक्वल टू ₹81.90। बताइए, क्या यहां तक समझ आ गया? मुझे इन्वेस्टमेंट जीबीपी में बनाना है तो मुझे जीबीपी खरीदने पड़ेंगे ताकि मैं एफडी बनवा सकूं या मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो जीबीपी खरीदने अगर मैं जाऊंगा तो बैंक मुझे जीबीपी बेचेगा, तो बैंक आस्क रेट पर जीबीपी बेचेगा। तो बताओ मेरा लोन अमाउंट क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 49,261.08 इंटू 81.9। तो मेरा लोन अमाउंट आ गया रुपीज 40,34,482 रुपीज का। मैं इतने अमाउंट का क्या ले लूंगा, लोन ले लूंगा। एट, और लोन लूंगा अगर रुपी में तो 12% की रेट लगेगी। बताइए, क्या ये दोनों क्लियर हो गई क्या स्टेप्स? तो मैं आगे बढ़ूं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें लिख सकता हूं। इतने का लोन ले लूंगा तो मैं इमीडिएटली इतने जीबीपी खरीद सकता हूं और इतने जीबीपी खरीद कर उनको इन्वेस्ट कर दूंगा। चूंकि मुझे जीबीपी खरीदने हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बैंक मुझे जीबीपी बेचेगा, इसलिए आस्क रेट पर कन्वर्जन हो रहा है। आइएगा, अब अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की।
स्टेप वन, इंडियन कंपनी मस्ट क्रिएट फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी मस्ट क्रिएट फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट फॉर एमएमएच। मनी मार्केट हेजिंग को बनाने के लिए मुझे फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर टू, इंडियन कंपनी must obtain Indian company must obtain loan of rupees 4034,482 at 12% per annum for 3 months। इंडियन कंपनी को इतने अमाउंट का लोन लेना पड़ेगा 3 महीने के लिए 12% की रेट पर, एंड कन्वर्ट लोन अमाउंट, कन्वर्ट लोन अमाउंट, एक स्टेप रह गई थी ऊपर, चलो, एंड कन्वर्ट लोन अमाउंट इनटू फॉरेन करेंसी एट स्पॉट रेट। तो लीजिए 4034,482 डिवाइडेड बाय, तो ये जीबीपी आ गए 4034,482 डिवाइड बाय 81.9, 4926108। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आए इसे डिपॉजिट करा देता हूं एट डिपॉजिट रेट पर, तो लिख दीजिए स्टेप 3, जीबीपी 49261.08, GBP 49261.08 should be invested। Should be invested एट जीबीपी। इन्वेस्ट करूंगा तो जीबीपी की इन्वेस्टमेंट रेट है 6% पर एनम फॉर 3 मंथ। ये लीजिएगा, जीबीपी से मैंने क्या किया, इन जीबीपी को इन्वेस्ट कर दिया 6% की रेट पर। स्टेप 4,
ऑन ड्यू डेट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से जीबीपी रियलाइज होंगे। ऑन ड्यू डेट रियलाइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इमीडिएटली एंड सेटल कर दो, एंड सेटल फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी, या पेबल को सेटल कर दो। तो ड्यू डेट पर हम इन्वेस्टमेंट से रियलाइज करेंगे, यानी 49261.08, और आप इसमें इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, आप ब्याज जोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास अपने पेबल के बराबर आ जाएगा। तो ड्यू डेट पर इन्वेस्टमेंट से रियलाइज करूंगा और फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी सेटल कर दूंगा, और अल्टीमेटली आज मुझे अपना लोन जो मैंने लिया था वो भी रीपे करना है। तो रीपे होम करेंसी लोन विथ इंटरेस्ट। रीपे होम करेंसी लोन विथ इंटरेस्ट, तो ये आपके पास आ गया कैश आउटफ्लो अंडर एमएमएच। आ जाओ, तो हमारा लोन कितना था? 4834482, प्रिंसिपल प्लस इस पर ब्याज निकाल लो, 4034482, और 12% इंटू 3/12, 4034482, तो आ गया 41,55,516। ये लीजिए। तो अगर मैं एमएमएच के अंदर जाता हूं तो मेरे पास से इतना कैश आउटफ्लो होगा, ड्यू टू द प्रोसीजर फॉलोड इन एमएमएच मेरे पास से इतना कैश आउटफ्लो होगा। बताइए, क्लियर? ये स्टेप्स आपको एमएमएच अंडर इंपोर्टर में फॉलो करनी है। दो वर्किंग पहले बनाओ, इन्वेस्टमेंट और लोन, फिर इस स्ट्रेटेजी से अपनी स्टेप्स लिखना चालू करोगे आप। अब इसको कंपेयर कर लो फॉरवर्ड से, क्योंकि हमें फॉरवर्ड का भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा। अगर मैं फॉरवर्ड हेजिंग में जाता हूं, तो देखिएगा, मेरे को जीबीपी में पेमेंट करना है तो जीबीपी खरीदने पड़ेंगे। तो मुझे जीबीपी खरीदने हैं तो बैंक मुझे जीबीपी बेचेगा, तो बैंक फॉरवर्ड की आस्क रेट लगा देगा। तो लिख दो एप्लीकेबल रेट। समझ में आ गया? एप्लीकेबल फॉरवर्ड रेट वापस से देख लेना। मुझे जीबीपी में पेमेंट करना है तो मुझे जीबीपी खरीदने पड़ेंगे,
बट व्यू पॉइंट बैंक का, तो बैंक जीबीपी बेचेगा। तो अगर बैंक जीबीपी बेचेगा तो बैंक किस रेट पर बेचेगा? बैंक आस्क रेट पर। तो एप्लीकेबल रेट आ गई 83। ये आपके पास एप्लीकेबल रेट आ गई। इनवॉइस है आपका जीबीपी 50,000। ये लीजिए, तो कैश फ्लो आ जाएगा। कितना आउटफ्लो आपका होगा? 50,000 इंटू 83, 41,50,000 का। अब लीजिएगा। यहाँ कितना था? 41, 55, 516। तो लीजिएगा अब आप, अगर आप एमएमएच में जाते हो तो आपके पास से आउटफ्लो होगा 41, 55, 516 का। और अगर आप फॉरवर्ड हेजिंग पर जाते हो तो आउटफ्लो होगा 41,50,000 का। तो क्या करना चाहिए? गो फॉर फॉरवर्ड हेजिंग, क्योंकि फॉरवर्ड हेजिंग का आउटफ्लो कम है। तो लिख दीजिए डिसीजन। गो फॉर फॉरवर्ड हेजिंग। आपको फॉरवर्ड हेजिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड हेजिंग का जो आउटफ्लो है वो कम है।